नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी का यूपीएससी का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो एंड आप सभी मेंस का एग्जाम लिखें। विद दिस आपका पहला रिएक्शन क्या था आफ्टर सीइंग पेपर, आप कमेंट करके बताएं। मेरा पहला रिएक्शन तो बहुत ही सरप्राइजिंग था, सरप्राइजिंग इन अ गुड वे, क्योंकि लास्ट के 3-4 साल से पेपर यूपीएससी ऐसे बना रही थी जैसे कि उसका मेन काम है डिफिकल्ट पेपर बनाना। उसको कोई टास्क दिया गया हो कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर बनाओ, और उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि लास्ट ईयर कट ऑफ करीब 78 के आसपास चली गई थी जनरल कैटेगरी के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये पेपर काफी अच्छा था बिकॉज इट वाज बैलेंस्ड, क्योंकि कोर सब्जेक्ट पे फोकस किया गया था। जो क्वेश्चंस आए थे वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे एंड यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन 2020 के पहले पूछती थी, जिस तरह से 2020 के पहले पूछती थी, लगभग उसी पैटर्न को फॉलो किया है दोबारा। एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर द aspirants who have appeared in the prelims examination and also for the aspirants who are preparing for the next year. So इस बैकग्राउंड के साथ हम समझेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए किस सब्जेक्ट से एंड उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, एंड ऑल्सो explain these things with the examples in terms of questions that has been asked in the prelims examination. और लास्ट में we'll discuss the cut off कि कट ऑफ क्या हो सकती है। विल कम टू दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज कि क्या क्या चीजें आई और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि पॉलिटी में 15 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। डिफिकल्टी लेवल मैं कहूंगा इजी से मीडियम था, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन थे। अब ये उनके लिए डिफिकल्ट होगा जिन्होंने एडवांस लेवल की स्टडी तो कर ली पर बेसिक लेवल की स्टडी नहीं की, लक्ष्मीकांत को अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होता तो आपके 80% से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते। जैसे कि रिट के ऊपर क्वेश्चन आया है, यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन आया है, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा पे क्वेश्चन आया है, पार्लियामेंट में जो बिल आता है वो कब लैप्स होता है कब कंटिन्यू रहता है इसके ऊपर क्वेश्चन आया। ये सब सिंपली दिए गए हैं आपके लक्ष्मीकांत पे, पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके लक्ष्मीकांत पे। तो अगर आप इनको पढ़ के जाते तो आई कैन गारंटी यू कि आप 80% से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके आते। और अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाते तो आप 90% से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते। और इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन योर ओवरऑल नंबर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे इस सेक्शन से। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी से भी 80+ क्वेश्चंस आए थे। डिफिकल्टी लेवल आप मॉडरेट बोल सकते हो, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट है वहां से थोड़े कम क्वेश्चन आए थे इस बार। नॉर्मली इकोनॉमी में स्टैटिक पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। इस बार क्या हुआ कि यूपीएससी ने करंट और स्टैटिक को लिंक करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि यूएस का डेट एंड ट्रेजरी के ऊपर क्वेश्चन आया है, डिजिटल रूपी के ऊपर क्वेश्चन आया है, सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट से लिंक करके पूछे गए हैं। सो अगर तो इस केस में आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, करंट एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए और उसका जो स्टैटिक एस्पेक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो इसलिए ये पार्ट मैं मॉडरेट बोलूंगा। मॉडरेट इसलिए क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो ये सब स्कीम आप अच्छे से कर पाओगे। डिजिटल रूपी हो गया, पीएम श्रम योगी मन धन योजना हो गई, या यूएस में डेट का जो इशू चल रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, उसको भी आप समझ पाते हैं। स्टॉक मार्केट एंड एफआईआई न्यूज में रहते ही हैं आजकल, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सीएसआर पे भी क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन से जो आसानी से हो सकते थे। जैसे रूल्स एंड रूल्स इम्पोज्ड ऑन फॉरेन बैंक, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए थे जो कि मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल पे थे। तो इसलिए इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी से। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज था इस बार, स्पेशली अगर हम मैपिंग के क्वेश्चन को मिला लें। 7 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे मैपिंग के। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हैं एंड करंट से आप अवेयर हो, तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे पर नॉर्मली क्वेश्चंस मॉडरेट थे, एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। जैसे कि कई बार जो सीज होते हैं उनके आसपास की कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया था। फिर जो रिसोर्सेज की बात होती है कि लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। देन वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस बनाना था रिवर्स का, जो गंगा को ज्वाइन करती है आफ्टर प्रयागराज। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं बाय द एस्पिरेंट्स। कोरियोलिस 4 पे क्वेश्चन आया था। इस कॉन्टेक्स्ट में मान सकते हैं कि जो क्वेश्चन आए थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे थे। बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, पर डिफिकल्ट बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे फ्रॉम द ज्योग्राफी। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो फैक्चुअल थे। नॉर्मली साइंस एंड टेक फैक्चुअल होता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ओनली देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में जो कंटामिनेशन का इशू रहता है, जो कि न्यूज में रहता है हर बार, उस पर क्वेश्चन आया था, जैसे कि पीएफएस वाला क्वेश्चन। एंड देन पैरासिटॉइड स्पीसीज पे क्वेश्चन आया था। अब ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। देन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्या है कि जो ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन था, या ऑल ऑफ द एबव वाला जो ट्रिक है वो इस पे अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि किन किन चीजों से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है मतलब कि
टेक्निक या तो आ गई होगी या तो आ सकती है इन फ्यूचर, तो उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही ही होंगे, सारे ऑप्शन सही ही होंगे। मेटावर्स न्यूज में रहता है, इस पे भी क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो थे वो एक्सपेक्टेड लाइन पे थे, हालांकि कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल थे पर एक्सपेक्टेड लाइन पे थे। तो इसको भी मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि फैक्चुअल एस्पेक्ट काफी था इसमें, एंड अगर आपको फैक्चुअल क्लैरिटी नहीं है, और कई बार क्या होता है कि हम साइंस एंड टेक को इग्नोर भी करते हैं अनलेस कि इट इज इन द करंट अफेयर्स। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे डाल सकते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन काफी कम थे। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की। इसमें भी 18 के अराउंड क्वेश्चन आए थे। डिफिकल्टी लेवल मैं मानूंगा इजी मॉडरेट, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन आया था, जैसे कि पोल्यूशन पे क्वेश्चन आया था कि कौन सा लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर पोल्यूशन का। एक यूनिक क्वेश्चन आया था च्युइंगम जो है और उसका पोल्यूशन पे इंपैक्ट क्या है, उस पर एक क्वेश्चन आया था। लायन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, पॉइजनस स्पीसीज का क्वेश्चन जो मैंने बात किया उस पर आया था। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का क्वेश्चन आया था, ये 72 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसके रोल को देखा गया था या किस तरह से मेंशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। एक जो यूनिक क्वेश्चन आया था या कह सकते हो कि करंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो आया था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसके कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या ये यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है या यूएन से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अब ये क्यों आए थे, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था और अभी उसके 10 साल पूरे हुए हैं 2024 में। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट या इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में इस बार क्वेश्चन कम आए थे और जो आए भी थे वो कल्चर एंड एंशिएंट से ज्यादा आ गए थे। अब इसमें जो आए थे वो एक्सपेक्टेड लाइन पे थे, जैसे भाषा पे एक क्वेश्चन आता, भाषा के वर्क पे एक क्वेश्चन आता, ही वाज अ प्ले राइटर। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ भाषा। देन संघभूति एक बुद्धिस्ट थे, इनके ऊपर क्वेश्चन आता कि इनका कौन सा वर्क है। इनके कुछ वर्क्स के नाम दिए गए थे इन द ऑप्शंस और पूछा गया था उसके ऊपर। देन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि 2023 में कौन कौन से शामिल किए गए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। देन यूनेस्को के ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा लेटेस्ट इंक्लूजन है इसमें। उपनिषद के ऊपर क्वेश्चन आए थे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, गौतम बुद्धा के ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन से कल्चर में, क्योंकि यहाँ पे आप फैक्चुअल ही एक्सपेक्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आएगा, कल्चरल हेरिटेज साइट पे क्वेश्चन आएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे आएगा, या फिर उपनिषद वगैरह पे क्वेश्चन आएंगे इस डायमेंशन से। तो एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन से अगर आप पढ़ के गए होंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मॉडर्न इंडिया पे क्वेश्चन नहीं आए थे एंड इट वाज अ बिट सरप्राइज, क्योंकि नॉर्मली मॉडर्न इंडिया का वेटेज ज्यादा रहता है इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट इस बार बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए थे। एक क्वेश्चन कॉर्नवालिस पे आया था और एक क्वेश्चन पुर्तगीज पे आया था कि उन्होंने जो भटकल पे कोड बनाया था उसके लिए परमिशन कौन दिया था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन से मॉडर्न इंडिया पे। डिफिकल्टी लेवल आई वुड सजेस्ट मॉडरेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कल्चर के क्वेश्चन हमें याद नहीं रहते, कल्चर के डायमेंशन हमें याद नहीं रहते, कल्चर के फैक्ट हमें याद नहीं रहते हैं, और उस वजह से क्वेश्चन जो है वो मॉडरेटली डिफिकल्ट हो जाता है। सो उस लिहाज से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे हिस्ट्री में। तो बात करते हैं आईआर की। आईआर में क्या है कि ओवरलैपिंग क्वेश्चन से, मतलब बहुत सारे डायमेंशन को कवर करते हैं, जैसे कि जो साहेल रीजन पे क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से भी कवर हो सकता है। देन वेनेजुएला की जो इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये आपका इकोनॉमिक डायमेंशन कवर हो सकता है। देन कंट्रीज विद लो पॉपुलेशन, इसमें डेमोग्राफी की बात की गई थी, तो आपके ज्योग्राफी से कवर हो सकता है। फिर कंट्रीज इन न्यूज एंड रीजन, ये स्पेसिफिक आपके आईआर से क्वेश्चन था। सो इस तरह के क्वेश्चंस आईआर से भी आए थे और बहुत डिफिकल्ट नहीं आए थे, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, अब ये लगातार न्यूज में रहता है कि इटली एंड जापान में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी सफर कर सकती है इन द फ्यूचर। अब ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी हो सकता था, क्योंकि अगर आपको पता है इटली और जापान के बारे में तो यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। तो आप देख सकते हो कि एलिमिनेशन भी अप्लाई हो रहा था इस क्वेश्चन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन अप्लाई हो रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे आईआर से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कट ऑफ की बात। कट ऑफ का क्या करें भैया, कट ऑफ का क्या रोल रहेगा, कट ऑफ कितने जाएगा। कट ऑफ लास्ट ईयर 78 प्लस था करीब, एंड उसके पहले 92, कई बार 98, इस तरह के कट ऑफ रहते थे। अब इस बार कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 100 के आसपास जाएगा। आप प्लस माइनस 3 कर लो, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। आई विल कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द कट ऑफ बाय एग्जामिनिंग द क्वेश्चन पेपर इन मोर डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग की क्या क्या मिस्टेक्स एस्पिरेंट कर सकते हैं। ऑल्सो सीसेट का पेपर एक बार देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का पेपर आया था एंड किस तरह से लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है, क्योंकि सीसेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेक्शन में, क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट बना दे रहे हैं कि लोग सीसेट में फेल हो जा रहे हैं। The aspirants are not being able to qualify in the CSAT paper itself. So उस वजह से भी कट ऑफ कई बार कम जा रही है, क्योंकि जीएस में तो उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं पर सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो रेस से बाहर हो जा रहे हैं। सो इन सब चीजों को देखते हुए आई विल कम विद अ डिफरेंट वीडियो, जहां पे एक डिटेल कट ऑफ की एनालिसिस की जाएगी कि क्या कट ऑफ हो सकता है और क्यों ये कट ऑफ हो सकता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात होगी। अभी के लिए आप 100 के आसपास मान सकते हो ये कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि पेपर आसान आया था, स्पेशली 2-3 साल के कंपेरिजन में, और लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस का क्या ही करेंगे, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट बन रहा था। तो लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया था फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम प्रिपरेशन। सो उनके ज्ञान का लेवल, उनके नॉलेज का लेवल बढ़ सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी
कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, साथ में सीट्स भी ज्यादा है इस बार, सो वो एक इम्पैक्ट हो सकता है कि कट ऑफ उसकी वजह से थोड़ा कम हो, पर ओवरऑल पेपर मॉडरेट था एंड मॉडरेट के बेसिस पे कट ऑफ 100 के आसपास जानी चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे एंड विल कंसीडर ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच कैन इम्पैक्ट द कट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 और बेस्ड ऑन दैट विल कम आउट विद द कट ऑफ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024। विद दिस आई वुड से कि अभी आप रेस्ट करो, आपका काफी हेक्टिक डे था ये, अभी आप बहुत सारे आंसर्स को मैच मत करो, क्योंकि कई बार बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जल्दी आंसर लाने के चक्कर में, ज्यादा फ्रैक्शन लेने के चक्कर में गलत आंसर देते हैं और उसकी वजह से शायद आपका पीस ऑफ माइंड वो खराब होगा। एंड साथ में ही आपने बहुत मेहनत की है लास्ट के बहुत सारे मंथ्स में, स्पेशली आज, क्योंकि सुबह से आप जगे होगे, कल रात में नींद आई कि नहीं आई, वो सब बातें भी हैं, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है और आज रेस्ट करना है, आज इंजॉय करना है। आप आज अपने को टाइम दें, अपनी नींद पूरी करें एंड फिर कल जो है आप आंसर की अपना मैच कर सकते हो। और कट ऑफ वगैरह के बारे में एक आध दिन आप देख लो, बट उसके बाद आप दोबारा मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो, चाहे आपका हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, चाहे आप बॉर्डर पे हो चाहे आप कट ऑफ के ऊपर जा रहे हो, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट द कट ऑफ फॉर यूपीएससी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी पे भी आप भरोसा मत करो। हाँ, वी ऑल आर गोइंग टू गिव यू बेसिक डिटेल अबाउट कट ऑफ, यहाँ के आसपास जा सकती है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको तैयारी आपकी कंटिन्यू रखनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि आपकी तैयारी आपके काम आएगी। अगर आपका गलती से प्रीलिम्स हो गया और आपको लगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, या फिर आप बॉर्डर पे हो, आप लगातार बहुत सारे आंसर की से या बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपने आंसर्स को मैच कर रहे हो या अपने नंबर्स को घटा बढ़ा रहे हो, तो वो रेलेवेंट नहीं है अभी, या उसका कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं आने वाला है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को साइड रख के 20 तारीख से, मैक्सिमम 20 तारीख से, मैं तो सजेस्ट करूंगा 18 से ही, क्योंकि इस बार मेंस के लिए टाइम बहुत कम है, 18 से ही आप शुरू कर दो कुछ चीजों पे काम करना, जैसे कि एथिक्स हो गया आपका, ऑप्शनल पेपर्स हो गए आपके, एस्से हो गया आपका, इन पे आपको फोकस स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं या ये ऐसे डायमेंशंस हैं इन योर मेंस एग्जामिनेशन जिसपे आपने फोकस शायद लास्ट दिसंबर के पहले किया हो, उसके बाद आपने प्रीलिम्स स्पेसिफिक फोकस कर दिया और प्रीलिम्स में ये सब चीजें नहीं आती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आगे के आने वाले 30 से 40 दिनों में, जबकि यूपीएससी रिजल्ट निकालेगी, यूपीएससी आजकल 20 से 25 दिन में रिजल्ट निकाल दे रही है, सो आप ट्राई करो कि आपका ऑप्शनल और एथिक्स ये दो चीजें एटलीस्ट कवर हो जाए फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेंस आपका निकल पाएगा। अगर आपने ये 20 से 25 दिन या 30 दिन खराब किए अपने, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका मेंस नहीं होगा, और फिर प्रीलिम्स हो या ना हो, इट डजंट मैटर। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप आने वाले समय को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करो, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूज करो, विदाउट गेटिंग इनटू दिस होल ड्रामा ऑफ यूपीएससी कट ऑफ। विद दिस आई वुड से कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड आई वुड श्योरली हेल्प यू इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इन योर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन।